अस्सलाम वालेकुम। ये मैं रिसर्च पेपर को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले ना, जब भी कोई रिसर्च पेपर हम पढ़ते हैं, यकीनन आपको भी पता होगा, हमें ना उसका जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो देख के हमें ना ख़ास किस्म की एक परेशानी शुरू हो जाती है कि इतने 30-35 सफ़े कौन पढ़ेगा, इसमें इतनी चीज़ें लिखी हैं, उनको कौन समझेगा। ये सबके साथ होता है, एक नॉर्मल चीज़ है। बल्कि आप तो शायद साइकोलॉजी को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि ये साइकोलॉजिकल एक एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर। तो आपने नंबर ऑफ पेजेस नहीं देखने, आपने उसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई हुई हैं, जो आपको अ, मतलब अजीब सी लग रही हैं, आपने उनको नहीं देखना। आपने जस्ट आउटलाइन बनानी है सबसे पहले रिसर्च पेपर की। तो ये जो हमारा रिसर्च पेपर है, इसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन मैनेजमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर ना चार चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। नंबर वन इसमें है टूल्स। ये मैं इसको यहाँ पे येलो कर देता हूँ। नंबर टू हमारे पास जो है वो है हमारे पास टेक्नोलॉजीज। और नंबर थ्री हमारे पास जो है वो है यहाँ पे मैनेजमेंट। और नंबर फोर जो हमारे पास है वो है हमारे पास एग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब ये चार चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज तो करनी है, लेकिन किस सूरत में करनी है। ऐसे टूल्स या टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज और टेक्निक सेम थिंग है। यानी कि टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इस्तेमाल करनी है। किस मकसद के लिए? मैनेजमेंट के लिए। नॉट फॉर डिटेक्शन बट फॉर मैनेजमेंट। एक चीज होती है कि आपने एक टूल बनाया जो डिटेक्ट कर रहा है कि डिप्रेशन या एग्जाइटी है या नहीं है। तो वो एक अर्ली स्टेज है, अब डिटेक्ट हो गया है, अब उसके बाद उसको मैनेज कैसे करना है, उन सिम्टम्स को मैनेज कैसे करना है, हम उस पे काम कर रहे हैं। तो अब आपको इसको पूरा पढ़ने पे समझ आएगा कि ये है एन ओवरव्यू, यानी कि एक लिटरेचर रिव्यू टाइप है, एक सर्वे टाइप है। एक जायजा लिया गया है कि इतने रिसर्च का जो काम अभी तक हुआ है, इतने पेपर्स पब्लिश हुए हैं अब तक 2024-25 तक, उन सब का एक जायजा लिया गया है कि ऐसे कौन से टूल्स और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स हैं जो कि मैनेज करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैनेज करने में एग्जाइटी और डिप्रेशन को मददगार साबित हो रही हैं। ये इसका टाइटल है। तो सबसे पहले ना इसमें इंट्रोडक्शन आएगा। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ना आपको इसमें सबसे पहले जो है एग्जाइटी, जो भी स्पेलिंग है इसके वो देख लें। और डिप्रेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होती है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर ना ये ले गए हैं इस चीज़ को कि आजकल के दौर में जो है हर बंदा परेशान है और हर बंदा जो है वो उसको एक डिप्रेशन बोर्ड में है। तो वो फिर इन्होंने इसको जोड़ा है किसके साथ? कोविड के साथ। अब कोविड के साथ इन्होंने क्यों जोड़ा है? कोविड के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये बेसिकली इसको लाना चाह रहे थे डिजिटल, आप समझ लें कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे। तो ये बताना चाह रहे थे कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, जब इसमें हम लोग एंटर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग गैजेट्स इस्तेमाल करने लग गए, तो उससे उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन और एग्जाइटी जो है वो पैदा होनी शुरू हुई है। और उसी लिए फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उनको डिटेक्शन के बाद उनको मैनेज करना जो है, उनके सिम्टम्स को हमने इसकी मदद से जो है शुरू किया है। तो वो इसमें इंट्रोडक्शन में वो ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के अंदर जो इस तरह की अप्रोचेज आज तक हुई हैं उसके बारे में ये बताएंगे आपको, वो भी मैं चल के पेपर में भी बता दूंगा। और फिर उसके बाद कुछ मेथड्स हैं। ये इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ जस्ट आपने एक दफ़ा पढ़ना है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको ज़रा हल्के कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है ना, वो रिजल्ट ऑफ ओवरव्यू है। ये वो चीज़ है जिसकी मदद से हमने अपना सारा जो लिटरेचर रिव्यू है वो लिखना है। अब इसके अंदर ना हमारे पास देखें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है। ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली ये होता है कि इंसान जो भी कुछ बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे वोकल्स हैं, मैं ग्रामर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी एक आवाज़ का उतार चढ़ाव है,
और मेरा लहजा है, ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना एक लैंग्वेज बनाती हैं। तो उस लैंग्वेज को नेचुरली प्रोसेस करके कंप्यूटर जो है वो कुछ पैटर्न्स की मदद से ये समझता है कि इंसान क्या कह रहा है। जैसे आजकल हम रोबोट्स से बात करते हैं, तो रोबोट्स जो हैं वो हमारी आवाज़ को, हमारे लहजे को, हमारे इमोशंस को उसमें से वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसको कहते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करके कंप्यूटर को समझना। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली समझने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों का पता होना चाहिए। वो मैं उसकी बारी पे आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ आपने इसको देखना है कि इसकी आउटलाइन में ये एक चीज़ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये होता है कि जैसे आपको पता है कि एक इवेंट अगर होगा तो उसके नतीजे में ये हो सकता है। फिर अगर वो इवेंट उस तरह से अगर नहीं होता, कोई और इवेंट हो जाता, तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट ये आएगा। तो इसमें आप एक तरह से प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं अभी, तो फ्यूचर में चल के ये चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब एक तरह का आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं। तो ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं, उनमें ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज होता है कि वो आपके करंट सिनेरियोज और जो आपके पहले जितने भी सिनेरियोज होते हैं उन सबको स्टडी करके वो एक प्रिडिक्टिव मोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को पहले से प्रिडिक्शन कर लेते हैं उसकी टूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जब कंप्यूटर को ये सिखाएंगे कि अगर किसी इंसान को टेकिकार्डिया है, यानी कि उसकी जो पल्स है वो 100 नॉर्मल मैक्सिमम होनी चाहिए, तो वो अगर 140 चल रही है, 120 चल रही है बीट्स पर मिनट, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान स्ट्रेस में है। और फिर उसके बाद अगर वो बार बार अपनी नेल बिटिंग कर रहा है या बाइटिंग कर रहा है, जो भी है, और बार बार वो उसको पसीना आ रहा है और वो मतलब कंफ्यूजन का शिकार लग रहा है, तो उसकी वो जो चीजें हैं वो पैटर्न एक है। जैसे साइकोलॉजिस्ट भी वो पैटर्न स्टडी करते हैं, तो कंप्यूटर को वो मतलब वो उसका जेस्चर, उसका पोस्चर, उसकी मूवमेंट्स, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीजें मिलकर ना एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस वो टूल्स करते हैं, जिसमें वो ये प्रिडिक्शन कर देते हैं कि इस बंदे को, ये बंदा जो है वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, ये या ये बंदा पैनिक अटैक से गुजर रहा है, या इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एआई मेथडोलॉजीज एंड टूल्स यूटिलाइज। अब इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको 100% कवर करना है। अब वो ये बता रहा है कि हम टूल्स तो कह रहे हैं, लेकिन टूल्स के अंदर आता क्या क्या है, तो उसमें मोबाइल ऐप्स आती हैं। जैसे मोबाइल ऐप्स आपने देखा होगा कि ऐसी मोबाइल ऐप्स होती हैं जो आपकी पल्स रेट जो है वो देख लेती हैं। मतलब उनके अंदर ये होता है कि आप अपने कैमरे के सेंसर पे अपनी फिंगर टिप रखते हैं, तो वो पल्स जो है वो लाइट की मदद से उसे कैलकुलेट कर लेती हैं, और वो बाज़ औक़ात बहुत एक्यूरेट बताती हैं। और ऑक्सीमीटर के अंदर भी सेम चीज़ होती है। तो इस तरह की मोबाइल ऐप्स होती हैं जो आपके जिस्म से डाटा हासिल करके उनकी बेस पे प्रोडिक्टिव एनालिसिस करके ये पता चला लेती हैं कि यू आर नाउ गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है। फिर चैट बॉट्स होते हैं। चैट बॉट्स क्या होते हैं, ये आपके ना एक दोस्ताना किस्म का एक आपको एक बॉट दे दिया जाता है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, चैट जीपीटी भी इसकी एक एग्जांपल है। और इस तरह की कुछ कंपनीज हैं जो बॉट्स ऐसे बनाती हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और उनको अपनी आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताते हैं कि जी मुझे ये बीमारी है या ये मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। तो वो जब आपकी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं, तो फिर वो आपके साथ बकायदा बातें करते हैं, और फिर वो आपको मतलब है कि आपकी डिप्रेशन मैनेजमेंट में, एग्जाइटी में, चूंकि वो आपकी हिस्ट्री उनको नोन होती है, तो वो फिर नोन हिस्ट्री की बेस पे आपको एडवाइस करते हैं, मशवरे देते हैं, और आप उनकी मदद से जो है, मतलब जिस तरह से बिजनेस असिस्टेंस होती है, तो इस तरह से वो आपकी डेली लाइफ में भी असिस्टेंस करते हैं, आपको आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है वियरेबल्स एंड बायोसिग्नल्स। अब ये क्या चीज़ होती है, जैसे अब स्मार्ट वॉच होती है, लोगों के पास स्मार्ट वॉच जो है वो एक वियरेबल है, यानी कि ऐसी चीज़ जो वियर की जा सके। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैंड्स होते हैं, और बायो सिग्नल्स ये होते हैं कि उनके अंदर इस तरह का सिग्नल्स जो हैं वो आपका जिधर मेन रिपोजिटरी या डेटाबेस उनकी कनेक्ट होती है, वहाँ पे सिग्नल जाता है, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका आपको स्ट्रेस
आप कितना ले रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं वो पीछे अपने डेटाबेस में भेज रहे होते हैं, और वहां पर वो डिसीजन मेकिंग करने के बाद फिर आपको डिक्लेयर करते हैं कि ये इस बंदे को ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये जो है ना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बस आपकी इसमें यही जरूरत है कि आपने इसमें इनका नाम याद रखना है और इनके जो पैराग्राफ्स हैं उनको जस्ट पढ़ के अपने वर्ड्स में लिखना है। बेसिकली वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, या बचपन में हम एक कार्टून देखते थे, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो जिसमें वो एक इंसान किसी वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता था और वहां जाके जो है वो अपने एनिमीज के साथ फाइट कर रहा होता था। अक्सर मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कोई मीटिंग हो रही होती है तो उसमें कोई ऐसा बंदा जो कि दूसरे किसी कंट्री में बैठा है, या ऐसा बंदा जो कि मर चुका है, वो उसको रेजिस की मदद से उसका 3D मॉडल एक सामने आ जाता है, और वो बंदा उसी तरह से बात कर रहा होता है जैसे वो रियल लाइफ में करता था। तो वो रेजिस की मदद से ना एक उसका पर्सोना सा क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, बेसिकली इनमें फाइन लाइन डिफरेंस होता है, ये दोनों एक ही चीज होती हैं। इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि 8D या 12D जो है रेजिस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो बंदा मुजस्सिम नजर आता है, हकीकत में वो नहीं होता। और आजकल जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है, जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि आजकल इस चीज़ पे काम हो रहा है कि आने वाले दौर में मीटिंग्स इसी तरह हुआ करेंगी कि कोई बंदा अमेरिका में बैठा होगा, कोई पाकिस्तान में बैठा होगा, वो अपने घर में अपनी टेबल पे कुर्सी पे बैठा होगा, यहाँ पर एक बंदा अपने सोफे पे बैठा होगा, लेकिन वो इस तरह से एक मीटिंग बनेगी कि वहाँ वाला बंदा जो है वो हमारे सामने रेजिस की शक्ल में नजर आ रहा होगा, और हम उसकी पास जो है वो एक रेजिस की शक्ल में नजर आ रहे होंगे। तो मतलब इस तरह की मीटिंग्स हुआ करेंगी आगे, पॉसिबल है नेक्स्ट एडवांसमेंट। तो ये बेसिकली क्या, ये ऑगमेंटेड रियलिटी थेरेपीज हैं। अब ये इसमें कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सेशंस लेते हैं, तो अब किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो फिजिकली आपके पास आए, आपके लिए मुमकिन नहीं है फिजिकली वहां जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट दुनिया में किसी भी जगह बैठे हुए ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अपने पेशेंट के पास पहुंच सकता है, और मतलब बज़ाहिर पहुंच सकता है, असल में तो वो नहीं होगा वहां पे। तो वहां पर वो रहकर उसका इलाज या ट्रीटमेंट, या उससे बात कर सकता है, या उसको तसल्ली दे सकता है, जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये NLP का जो है एडवांस फॉर्म होता है। इसमें ऐसे मॉडल्स होते हैं जो बड़े पैमाने पे इंसान के साथ इंटरेक्शन करते हैं लैंग्वेज की बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल ChatGPT इज ऑल्सो एन LLM। अब ChatGPT से आप पंजाबी में बात करें, उसको आप उर्दू में कोई सेंटेंस लिख के दें, इंग्लिश में लिख के दें, वो दुनिया की जितनी ज़बानें नोन हैं उस सब में आपको जवाब देगा और आपकी बात को प्रोसेस करेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बेसिक लेवल की चीज़ है, और LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, ये उसकी एडवांस तरीन जो है आप कह सकते हैं कि फॉर्म है। तो ये हमें कैसे मदद दे सकता है, ये हमें ऐसे ही मदद दे सकता है जैसे हम ChatGPT से अपने बारे में गपशप करते हैं, बताते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका मुझे मशवरा दो, तो वो फिर आपको मशवरा देता है। और उसका जो मशवरा है वो बाज़ औक़ात कंसल्टेंट से बेहतर इसलिए भी होता है क्योंकि एक तो वो बहुत सारे लोगों को जानते हुए, आपका कंसल्टेंट सिर्फ साइकोलॉजी या साइकाट्री पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो ChatGPT है, इसकी जो रिपोजिटरी है वो इस कदर ज़्यादा है कि ये बैक वक्त जो है वो मेडिकल को भी जानता है, ये बैक वक्त जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस को भी जानता है, साइकोलॉजी को भी जानता है, फिलोसफी को भी जानता है। तो ये आपको हर लेवल पे आपको उस तरह से जवाब दे सकता है। हाँ, इसकी एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को मोर एंड मोर एक्यूरेट बनाती जा रही है। उसके बाद आपने देखें इवेल्युएशन ऑफ AI टूल्स हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं फिर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, इसको आपने इग्नोर करना है। बाकी ये जो डिस्कशन है छोटी सी है, इसको जस्ट आपने पढ़ना है, और कंक्लूजन जो है ये आपने जस्ट ऐसे का ऐसे ही उठाना है। तो ये जो है ना आपके रिसर्च पेपर का एक आप समझ लें कि स्केलेटन है जो मैंने डिस्कस किया। अब हम इन चीज़ों को ना फर्दर फर्दर देखेंगे। अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं बिल्कुल मैंने आसान तरीन ज़बान में जो मैं बता सकता था मैंने बताया, ताकि क्योंकि आपने पहले इस तरह का कोई काम अपने थीसिस के बाद से नहीं किया, तो जो लोग जो हैं वो रिसर्च में थोड़ा सा जिनका गैप आ जाता है,
जिन्होंने गैप ईयर्स में कुछ नहीं किया होता, तो उनको थोड़ा सा फीड करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी मैं इन सेक्शंस को अलग से भी जाके एक्सप्लेन करता हूँ।